हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहाँ पर पीसीएस स्पेशल डेली जीके की सीरीज चल रही है। आज आपकी तारीख है 16 अगस्त। आज के वीडियो में हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट पहली बार वर्ष 2019 में जारी की गई थी। वर्ष 2021 की प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा अन्य प्रमुख शोध संस्थानों के साथ जारी की गई। देखिए, आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट पहली बार वर्ष 2019 में जारी की गई थी। सेकंड वाला कथन जो है गलत है। देखिए, प्रमुख शोध संस्थानों और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने यह रिपोर्ट जारी की है, न कि आईएलओ ने। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। यह रिपोर्ट जो है सरकारों के नियोजित जीवाश्म ईंधन उत्पादन और ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के अनुरूप वैश्विक उत्पादन स्तरों के बीच की विसंगति या अंतर को यह ट्रैक करती है। तो यहां पर आपका सही वाला आंसर है वो है पहले का ए, यानी केवल एक। दूसरा प्रश्न है आपका, अक्टूबर 2021 में सरकार ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए अगले 5 वर्षों में $100 बिलियन का निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया? कृषि उत्पाद, वस्त्र उद्योग, इंजीनियरिंग सामान, मत्स्य उद्योग। देखिए, अक्टूबर 2021 में सरकार ने वस्त्र एवं परिधान उद्योग के लिए अगले 5 वर्षों में $100 बिलियन के निर्यात का आकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत विश्व में वस्त्र एवं परिधानों का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है। तो यहां पर आपका सही आंसर है दूसरे का बी वाला। तीसरा प्रश्न है आपका, पूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र अधिक जोर देता है उत्पादक के दृष्टिकोण पर, विश्व अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण पर, उपभोक्ता के दृष्टिकोण पर, बिचौलिए के दृष्टिकोण पर। देखिए, पूर्ति पक्ष या फिर आपूर्ति पक्ष, इसका संबंध जो है उत्पादक से है। तो अर्थशास्त्र जो है वो आपूर्ति या उत्पादक को अत्यधिक महत्व देता है और यह माना जाता है कि आर्थिक विकास की दर तभी बढ़ाई जा सकती है यदि उत्पादन करने वालों पर न्यूनतम प्रतिबंध लगे। तो यहां पर आपका सही आंसर है तीसरे का ए वाला, यानी पूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र जो है उत्पादक के दृष्टिकोण पर अधिक जोर देता है। चौथा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय नवीकरण निधि का उद्देश्य है? उद्योगों का प्रौद्योगिकी उन्नयन होने अथवा बीमार इकाइयों के बंद हो जाने से प्रभावित हुए कामगारों के हितों की सुरक्षा करना, अर्थव्यवस्था के कोर सेक्टर को विकसित करना, ऊर्जा, परिवहन, संचार और सिंचाई जैसी आधारित संरचना के विकास करने हेतु, मानव संसाधन विकास जैसे कि पूर्ण साक्षरता, रोजगार, जनसंख्या नियंत्रण, आवासन और पेयजल हेतु। देखिए, जो आपकी राष्ट्रीय नवीकरण निधि है इसकी संकल्पना 1991 में की गई थी। यानी 1991 के जो आर्थिक सुधार हैं, यानी कि उस समय की जो नई औद्योगिक नीति है, इसके माध्यम से इसकी संकल्पना की गई थी और सरकार ने औपचारिक रूप से राष्ट्रीय नवीकरण निधि की स्थापना जो है फरवरी 1992 में की है। यानी इसकी संकल्पना तो कहाँ की गई थी? संकल्पना की गई थी नई औद्योगिक नीति में। यानी वहां पर ऐसा विचार किया गया था कि हम एक राष्ट्रीय नवीकरण निधि बनाएंगे, लेकिन फाइनली इसको कब जो स्टैब्लिश किया गया, इसको 1992 में किया गया और इसको जो है एक सरकारी अधिसूचना के जरिए जो है स्टैब्लिश किया गया है। तो इसका काम क्या था? इसका काम था उद्योगों का प्रौद्योगिकी उन्नयन होने अथवा बीमार इकाइयों के बंद हो जाने से प्रभावित हुए कामगारों के हितों की सुरक्षा करना, यह इसका काम था। तो यहां पर आपका सही आंसर है चौथे का ए वाला। पांचवा प्रश्न है आपका, आर्थिक विकास से संबद्ध जनांकीय संक्रमण की निम्नलिखित विशिष्ट अवस्थाओं पर विचार कीजिए। निम्न मृत्यु दर के साथ निम्न जन्म दर, उच्च मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर, निम्न मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर। तो नीचे दिए गए कूटों की सहायता से उपर्युक्त अवस्थाओं का सही क्रम चुनिए। देखिए, इसके लिए आपको एनसीईआरटी जो आपकी इकोनॉमी की क्लास 11th की किताब है, तो वहां पर मैंने इसके बारे में डिटेल में समझाया था। अगर आपने वो किताब पढ़ी है तो आप इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, इसको सही कर पाएंगे। अगर आपने वहां पर ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो आप इसे गलत करके आएंगे। तो देखिए, जब भी कोई अर्थव्यवस्था, जब भी कोई देश अपने विकासशील अवस्था की प्रारंभिक अवस्था से गुजरता है तो उस समय वो जो है
अपनी जो बुनियादी सेवाएं हैं उन पर बहुत विशेष ध्यान नहीं दे पाती, क्योंकि उनका फोकस क्या होता है, कैसे भी करके उद्योग धंधों का विकास करना है। जैसा कि अपने भारत में भी हुआ 1947 के बाद हमारे पास सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े उद्योग धंधे नहीं थे, यानी आधारीय जो उद्योग धंधे, यानी कि जो अन्य उद्योगों को कच्चा माल प्रोवाइड करवाते हैं, ऐसे उद्योग धंधों का अभाव था। तो हमने क्या किया है, पहली जो पंचवर्षीय योजना है उसमें तो कृषि को लक्ष्य रखा है। उसके बाद दूसरी वाली पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग धंधों पे फोकस दिया है। तो उस समय क्या था, उस समय हमारे देश में उच्च मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर थी। यानी जब कोई अर्थव्यवस्था शुरुआती दौर में होती है, यानी विकास के शुरुआती दौर में होती है, तो उस समय वहां पर उच्च मृत्यु दर होती है और उच्च जन्म दर होती है। इसका कारण यही है कि सरकार जो है उस समय जो बुनियादी सेवाएं उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। थोड़ा सा जब आगे बढ़ती है अर्थव्यवस्था, यानी जब बीच में लगभग पहुंच जाती है, जैसे अभी हम लोग वर्तमान में हैं, तो यहां पर क्या होता है, फिर जो है मृत्यु दर निम्न हो जाती है और जन्म दर जो होती है वो उच्च बनी रहती है। और जैसे ही कोई अर्थव्यवस्था विकसित हो जाती है, जैसे जापान की अर्थव्यवस्था, तो वहां पर निम्न मृत्यु दर के साथ निम्न जन्म दर रह जाती है। तो आप समझ रहे होंगे, यानी अब यहां पर आपका सही क्रम होगा 2, 3 और 1। तो यहां पर आपका सही आंसर है 5वें का सी वाला। 6वां प्रश्न है आपका, सामान्य कीमत स्तर में बढ़ोतरी निम्नलिखित में से किस या किन कारण या कारणों से हो सकती है? द्रव्य की पूर्ति में वृद्धि, उत्पादन के समग्र स्तर में गिरावट, प्रभावी मांग में वृद्धि। आपको यहां पर कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। द्रव्य से मतलब गुड्स से है, वस्तुओं से है। तो देखिए, अगर मांग कम है और उत्पादन ज्यादा है तो क्या होगा, तो कीमतें गिरती हैं। भाई मान लीजिए यूज करने वाले किसी सामान को उपयोग करने वाले लोगों की संख्या कम है, लेकिन मार्केट में जो सप्लायर हैं या फिर जो उत्पादन करता है वो काफी ज्यादा है, तो क्या होगा, ऐसे में जब लोग खरीदारी नहीं होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, उन्हें अपनी जो चीजें हैं उनके दाम गिराने पड़ेंगे। तो यहां पर कीमतों में बढ़ोतरी नहीं होगी, बल्कि यहां पर कीमतों में कमी आएगी। तो द्रव्य की पूर्ति में वृद्धि से कीमत स्तर में बढ़ोतरी नहीं होगी। उत्पादन के समग्र स्तर में गिरावट, कहने का मतलब यह है कि मांग जो है वो एक जैसी बनी रहे। भाई मांग जो है वो एक जैसी बनी रहे, लेकिन जो प्रोडक्शन है वो अचानक से कम हो जाए। जैसे कोविड के समय हुआ था, कोविड के समय कुछ जरूरी चीजों का प्रोडक्शन कम हो गया था, लेकिन मांग जो थी वो एक जैसी स्थिर बनी रही थी। तो ऐसे में क्या हुआ था, कीमतों में एकदम बढ़ोतरी देखी गई थी। तो उत्पादन के समग्र स्तर में गिरावट हो जाए लेकिन मांग एक जैसी बनी रहे, या फिर प्रभावी मांग में अचानक से वृद्धि हो जाए। जैसे कुछ चीजें क्या होती हैं, जैसे आपने देखा होगा कोरोना टाइम का ये एग्जाम्पल ले लो, कुछ ऐसी दवाइयां थी या फिर जो आपके अन्य उपकरण हैं, यानी चिकित्सा उपकरण हैं, जिनकी अचानक से डिमांड बढ़ गई। जैसे जो मीटर था, ऑक्सीजन चेक करने वाला मीटर था, उसकी डिमांड बढ़ गई, तो ये चीजें मिली नहीं थी मार्केट में। तो उनकी क्या हुआ, अमेजॉन फ्लिपकार्ट वालों ने जो चीजें अभी आपको 300 या 400 रुपए में मिल जाती हैं, वो अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर उस समय 2000 रुपए से स्टार्टिंग थी, आपको याद होगा। तो क्या था, प्रभावी मांग में अचानक से वृद्धि हुई थी, जबकि उत्पादन उतना ज्यादा हो नहीं रहा था। तो यहां पर आपका तीसरा वाला भी है। तो सामान्य कीमत स्तर में बढ़ोतरी के 2 रीजन यहां पर दिए गए हैं। एक तो सेकंड वाला है, यानी उत्पादन के समग्र स्तर में गिरावट हो जाए या प्रभावी मांग में वृद्धि हो जाए। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 6वें का सी वाला, केवल 2 और 3। 7वां प्रश्न है आपका, एक्स देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि विश्व अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रगति होती है, एक्स में जनसंख्या वृद्धि होता है, एक्स में पूंजी निर्माण होता है, या विश्व अर्थव्यवस्था में व्यापार की मात्रा बढ़ती है। देखिए, किसी भी देश का आर्थिक समृद्धि पूंजी निर्माण से ही संभव होता है। पूंजी निर्माण से गैर सरकारी संस्थाएं उत्साहित होकर देश के आर्थिक उन्नति में सहायक होती हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है 7वें का सी वाला। 8वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद का या के आर्थिक आलोचक था या थे? दादाभाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आरसी दत्त। आपको यहां पर कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, दादाभाई नौरोजी आधुनिक भारत के प्रथम ऐसे राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम से एक पुस्तक लिखी, और इसके जरिए इन्होंने जो ब्रिटिशर्स ने भारत का शोषण किया था, आर्थिक रूप से शोषण किया था, उसका इसमें जिक्र भी किया था। इसके अलावा यहां पर कुछ अन्य व्यक्ति भी हुए हैं। द हिंदू के संस्थापक जी सुब्रमण्यम अय्यर ने भी अपने अखबार के माध्यम से उपनिवेशवाद का आर्थिक विश्लेषण किया था। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक आरसी दत्त, तो इन्होंने भी, ये भी आर्थिक विशेषज्ञ थे, और इसमें इन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद की आर्थिक आलोचना की थी। तो यहां पर ये तीनों के तीनों ही व्यक्ति जो हैं, इन्होंने भारत में उपनिवेशवाद के ये आर्थिक आलोचक माने गए हैं।
जिसमें सबसे पहले आलोचक जो हैं वो दादा भाई नौरोजी हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है 8 में का डी वाला, यानी 1, 2 और 3। 9वां प्रश्न है आपका, निगम कर का उद्ग्रहण और विनियोजन राज्य करते हैं, उद्ग्रहण संघ करता है और संग्रहण तथा विनियोजन राज्य करते हैं। उद्ग्रहण संघ करता है, उनका सहभाजन संघ तथा राज्य करते हैं। उद्ग्रहण संघ करता है और वही पूर्णतः उसका स्वामी होता है। लेकिन निगम कर या प्रौद्योगिक इकाइयों पर लगाया गया कॉरपोरेशन टैक्स केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है। इसको एकत्रित और विनियोजित भी केंद्रीय सरकार करती है और यह एक डायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष कर है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 9 का डी, उद्ग्रहण संघ करता है और वही पूर्णतः उसका स्वामी होता है। 10वां प्रश्न है आपका, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, भारतीय योजना आयोग के द्वारा, भारतीय सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय द्वारा। देखिए, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय विगत वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की समीक्षा करता है तथा महत्वपूर्ण वार्षिक दस्तावेज के रूप में आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित करता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 10 में का सी, यानी कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा हर साल का आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया जाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।